चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज बदरका वर्तमान उन्नाव जिला बैसवारा से थे। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी संवत 1963 में अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाभरा गाँव में बस गए। यहीं बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। उनकी माँ का नाम जगरानी देवी। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में बीता, इसलिए बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। आजाद की मां उन्हें संस्कृत के विद्वान के रूप में देखना चाहती, इसलिए काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेजा। बनारस पहुंचे चंद्रशेखर 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गुस्से से भर गए और 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। यहीं से उन पर देश को आजाद करवाने का जुनून सवार हो गया। इस दौरान आजादी के कई आंदोलन जारी थे, लेकिन अंग्रेजों को क्रांतिकारियों से सबसे ज्यादा परेशानी। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पे वे पहली और आखिरी बार गिरफ्तार हुए और उन्हें कोर्ट में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया आजाद, पिता का नाम स्वाधीनता और घर का पता जेल। यह सुनकर मजिस्ट्रेट तिलमिला गया और उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी। हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आजाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए। इस संगठन ने जब गांव के अमीर घरों में डकैतियां डाली ताकि दल के लिए धन जुटाने की व्यवस्था हो सके, तो यह तय किया गया कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। एक गांव में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गई डकैती में जब एक औरत ने आजाद का पिस्तौल छीन लिया, तो अपने बलशाली शरीर के बावजूद आजाद ने अपने उसूलों के कारण उस पर हाथ नहीं उठाया। इस डकैती में क्रांतिकारी दल के 8 सदस्यों में, जिसमें आजाद और बिस्मिल भी शामिल थे, पूरे गांव ने हमला कर दिया। बिस्मिल ने मकान के अंदर घुसकर उस औरत के कसकर चाटा मारा और पिस्तौल वापस छीनी। आजाद को डांटते हुए खींचकर बाहर लाए। इसके बाद दल ने केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को ही लूटने का फैसला किया। 1 जनवरी 1925 को दल ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवोल्यूशनरी बांटा, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया था। इस पैम्पलेट में सशस्त्र क्रांति की चर्चा की गई थी। इतिहास के लेखक के रूप में विजय सिंह का झूठा नाम दिया गया था। सचिंद्रनाथ सान्याल इस पर्चे को बंगाल में पोस्ट करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बांकुरा में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और HRA के गठन के अवसर से ही इन तीनों प्रमुख नेताओं बिस्मिल, सान्याल और चटर्जी में इस संगठन के उद्देश्य को लेकर काफी मतभेद थे। इस संघ की नीतियों के अनुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। शाहजहांपुर में इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई, तो दल का एकमात्र सदस्य अशफाक उल्लाह खान ने इसका विरोध किया। उनका तर्क यह था कि इससे प्रशासन उनके दल को जड़ से उखाड़ने पर तुल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो पकड़ नहीं सके, पर अन्य सर्वोच्च कार्यकर्ताओं को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां एवं ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उनसे 2 दिन पूर्व राजेंद्र नाथ लाहाड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटका कर मार दिया गया। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के पकड़े जाने से इस मुकदमे के दौरान दल प्राय निष्क्रिय ही रहा। एक आध बार बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी आदि क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना भी बनी, जिसमें आजाद के अलावा भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश यह पूरा न हो सका। 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कोड़ी कैद की सजा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को इकट्ठा कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया।
इस सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया था। इस सभा में यह भी तय किया गया कि सभी क्रांतिकारी दलों को अपने अपने उद्देश्य इस नई पार्टी में विलय कर लेना चाहिए। पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात एक मत से समाजवाद को दल के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल घोषित करते हुए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। चंद्रशेखर आजाद ने सेना प्रमुख का दायित्व संभाला। इस दल के गठन के पश्चात एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला जीत हो या हार। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। जो ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षकों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, पहली गोली राजगुरु ने दाग जो सैंडर्स के मस्तक पर लगी और मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। चंद्रशेखर के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानून के विरोध में किया गया था। इस कांड के फलस्वरूप क्रांतिकारी बहुत लोकप्रिय हो गए। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया और वे न्यायालय को अपना प्रचार मंच बना दिए। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दागकर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षकों ने पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी मार। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। आजाद के प्रशंसकों में पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन का भी नाम शुमार था। जवाहरलाल नेहरू से आजाद की भेंट आनंद भवन में हुई थी, जिसका जिक्र नेहरू ने अपनी आत्मकथा फांसीवादी मनोवृत्ति के रूप में किया है। इसकी कठोर आलोचना मन्मनाथ गुप्त ने अपने लेखन में की। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि नेहरू ने आजाद के दल के सदस्यों को समाजवाद के प्रशिक्षण हेतु रूस भेजने के लिए 1000 रुपए दिए थे, जिनमें से 448 रुपए आजाद की शहादत के वक्त उनके वस्त्रों में मिले। संभवतः सुरेंद्र नाथ पांडे तथा यशपाल का रूस जाना तय हुआ, पर 1928 से 31 के बीच शहादत का ऐसा सिलसिला चला कि दल लगभग बिखर सा गया, जबकि वह बात सच नहीं। चंद्रशेखर आजाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने गए तो आजाद पर दल की पूरी जिम्मेदारी आ गई। सैंडर्स वध में भी उन्होंने भगत सिंह का साथ दिया और बाद में उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश की। आजाद की सलाह के खिलाफ जाकर यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली के नजदीक वायसराय की पगाड़ी पर बम फेंका, तो इससे आजाद काफी दुखी हुए, क्योंकि इसमें वायसराय तो बच गया पर कुछ कर्मचारी मारे गए। आजाद को 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा की बम परीक्षण में हुई शहादत से भी काफी आघात लगा। इसके कारण भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना भी दम तोड़ गई। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए आजाद ने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा, जहां से उन्हें नाहीन कर दिया गया था। आजाद ने अपने बलबूते पर झांसी और कानपुर में अपने अड्डे बनाए। झांसी में मास्टर रुद्र नारायण और सदाशिव मलकारपुर भगवान दास माहौर तथा विश्वनाथ वैश्यापायन थे, जबकि कानपुर में पंडित शालिग्राम शुक्ल सक्रिय। शालिग्राम शुक्ल को 1 दिसंबर 1930 को पुलिस ने आजाद से एक पार्क में मिलते जाते वक्त शहीद कर दिया। HSRA द्वारा किए गए सैंडर्स वध और दिल्ली असेंबली बम कांड में फांसी की सजा पाए तीनों अभियुक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपील करने से साफ मना कर दिया। अन्य सजा याफ्ता अभियुक्तों में से सिर्फ 3 ने प्रिवी काउंसिल में अपील 11 फरवरी 1931 को लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की सुनवाई। इन अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट प्रिंटर बहस की अनुमति मांगी, किंतु उन्हें अनुमति भी नहीं दी गई। बहस सुने बिना ही अपील खारिज कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने मृत्युदंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों की सजा कम कराने को काफी प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में जाकर गणेशशंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी से परामर्श कर वे इलाहाबाद गए और 20 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू से निवास आनंद भवन में भेंट की। आजाद ने पंडित नेहरू से आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डाले, पर इस बात में भी नेहरू को यह नाकामाज गुजरा। 27 फरवरी 1931 को वो दिन जब प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क में आजाद अपने साथी
सुखदेव से मिलने पहुंचे। किसी मुखबिर ने इस बात की जानकारी अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेज पहुंचे और पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। वहां गोलीबारी शुरू हो गई। आजाद के पास कोल्ट की एक पिस्टल रहती थी और एक गोली वे अलग से अपने पास रखते थे। आजाद ने पिस्टल से 3 पुलिस वालों पर गोलियां चलाई और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव अपने एक अन्य मित्र के साथ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिससे सुखदेव चले गए। पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह घायल हो गए। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लोहा लेते रहे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे कभी नहीं पकड़े जाएंगे, न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने संकल्प चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि दुश्मन को गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। वो पूरा करने के लिए अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली को खुद मार ली और मातृभूमि के लिए पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही आजाद के बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उमंग पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झंडियां बांध दी। लोगों ने उस स्थान की माटी को अपने कपड़ों शीशियों में भर कर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए। आजाद के बलिदान की खबर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को मिली तो उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं और अन्य देशभक्तों की सूचना। बाद में शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में इलाहाबाद के रसूलाबाद शमशान घाट कमला नेहरू को साथ लेकर पहुंचा। अगले दिन आजाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। उसमें इतनी ज्यादा भीड़ थी कि इलाहाबाद की मुख्य सड़क पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे इलाहाबाद की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने इस सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। जुलूस के बाद सभा हुई। सभा को सचिंद्र नाथ सान्याल की पत्नी प्रतिभा सान्याल ने संबोधित करते हुए कहा, जैसे बंगाल में खुदीराम बोस की बलिदान के बाद उनकी राख को लोगों ने घर में रखकर सम्मानित किया है, वैसे ही आजाद को भी सम्मान मिलेगा। सभा को कमला नेहरू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी संबोधित किया। इससे कुछ ही दिन पूर्व 6 फरवरी 1931 को पंडित मोतीलाल नेहरू के देहांत के बाद आजाद देश बदल कर उनकी शव यात्रा में शामिल हुए थे। चंद्रशेखर आजाद ने वीरता की नई परिभाषा ली। बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन और तेज हो गए और उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। की शहादत के 16 वर्षों बाद 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी का उनका सपना पूरा हुआ, किंतु वे उसे जीते जी देख न सके। सभी उन्हें पंडित जी थी कहकर संबोधित कर। चंद्रशेखर आजाद हमेशा के लिए हमारे दिलों में घर बना लिए। अगर यह बायोग्राफी आपको अच्छी लगे है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।